हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी डिस्कस कॉजा ओकेशनलिस। सो फर्स्ट आपको याद रखना है कि ये एफोरिज्म नंबर 7 में दिया हुआ है और ये जो कॉजा ओकेशनलिस होती है वो एज अ एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट में पूछते हैं, तो आपको ये पूरा याद रखना है। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सैमुअल हानेमन, द एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीज आर टर्म एज अ कॉजा ओकेशनलिस। अब फर्स्ट आपको याद रखना है कि व्हाट यू मीन बाय कॉजा ओकेशनलिस। सो कॉजा ओकेशनलिस एक एक्साइटिंग कॉज और जो मेंटेनिंग कॉज होते हैं डिजीज को, उसको हम एज अ कंबाइन करके बोलते हैं कॉजा ओकेशनलिस। दीज कॉज एदर प्रोड्यूस, मेंटेन और प्रोलॉन्ग द डिजीज। फर्स्ट ये जो कॉजा ओकेशनलिस मीन्स टू कॉज, एक्साइटिंग कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज। अब ये जो एक्साइटिंग कॉज होती है वो क्या करेगी, डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगी। मेंटेनिंग कॉज क्या करेगी, डिजीज़ को मेंटेन रखेगी या उसको जो ड्यूरेशन होती है उसको प्रोलॉन्ग रखेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्साइटिंग कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज। So now definition, causa occasionalis refer to the external factor which is responsible for the origin and continuation of the disease। अब आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं और ऑल्सो शॉर्ट नोट आएगी तो उसमें भी आपको लिखना है। कॉजा ओकेशनलिस ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ का ओरिजिन के लिए और उसका जो कंटिन्यूशन करवाने के लिए, तो आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है। नाउ टाइप्स हमने आगे भी देखे, कॉजा ओकेशनलिस को हम एक्साइटिंग कॉज भी बोलते हैं और मेंटेनिंग कॉज भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटिंग कॉज मीन्स के ऐसे कॉज जो डिजीज़ को इनिशिएट करवाएगी या डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि एग्जांपल लाइक एक्सपोजर टू कोल्ड कॉज फीवर। अब समझ लो कि आप ठंडी में, बहुत ज़्यादा ठंडी में आप घूम लिए तो इससे क्या होगा, आपको फीवर होगा। तो अब यहाँ पे जो कोल्ड मतलब कोल्ड क्या हुआ, आपको फीवर हुआ, उसका एक्साइटिंग कॉज क्या है, कोल्ड, जिसने डिजीज़ को स्टार्ट करवाया, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटिंग कॉज। सेकंड मेंटेनिंग कॉज, द फैक्टर विच कीप द डिजीज कंटिन्यूइंग और वर्सनिंग, ऑल्सो कॉल एज ऑब्स्टकल टू क्योर। आपको याद रखना है यहाँ पे जो मेंटेनिंग कॉज होते हैं उसको हम ऑल्सो ऑब्स्टकल्स टू क्योर भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब मेंटेनिंग कॉज मतलब ऐसे कॉज जो डिजीज़ का कंटिन्यूएशन भी करवाएगी और जो डिजीज़ होता है उसको वर्सन भी करेंगे। ऑल्सो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सूडो क्रोनिक डिजीज़ के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सूडो क्रोनिक डिजीज़ होता है उसमें कौन से कॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपको याद रखना है मेंटेनिंग कॉज। ये एफोरिज्म नंबर 75 में हानेमन सर ने दिया है। इम्पोर्टेंस इन ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं करोगे। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जब तक कोई पेशेंट में डिजीज़ है, अगर उसमें कोई मेंटेनिंग कॉज प्रेजेंट है तो हम कितनी भी मेडिसिन दे दें, जब तक वो मेंटेनिंग कॉज रिमूव नहीं होगा तब तक वो डिजीज़ का क्योर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कोई डिजीज़ है जिसमें आपने जो कॉज है उसको ही रिमूव कर दिया तो वो आपको आप रिकवर हो जाएगा विदाउट मेडिसिन से। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मेंटेनिंग कॉज क्या होते हैं, जो डिजीज़ को मेंटेन रखते हैं, उसको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन रखते हैं। तो जब आप मेंटेनिंग कॉज ही रिमूव कर दोगे मतलब कि डिजीज़ का जो मेंटेनेंस था वो ही रिमूव हो जाएगा, तो विदाउट मेडिसिन से डिजीज़ क्योर भी हो जाएगा। इफ़ नॉट रिमूव मतलब कि जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, रेमेडी होती है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगी। ये आपको याद रखना है कि जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं करोगे तब तक जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल लाइक इन विंटर। अब क्या होता है कि विंटर में आपको बहुत ठंड लगती है और आप कंबल भी ऐसा कुछ कवर भी नहीं कर रहे, तो इससे क्या हुआ, आप कोल्ड से एक्सपोज हो गए और इससे क्या हुआ, फीवर हुआ। तो अब जब तक आप जो ठंड में आप ठंड लग रही है, आप जब तक अपनी बॉडी कवर नहीं करोगे तब तक जो आपका फीवर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे जो कोल्ड क्या हुआ, मेंटेनिंग कॉज हुआ। तो आप कितने भी फीवर की मेडिसिन ले लो, पर जब तक आप बॉडी को कवर नहीं करोगे तब तक वो फीवर ठीक नहीं होगा। तो इससे हम वही कि जब तक आपने मेंटेनिंग कॉज रिमूव नहीं किया तब तक आपका जो डिजीज़ है वो क्योर नहीं होगा। नाउ एग्जाम्पल। सो आपको ये जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है, क्योंकि आपको ये वाइवा में भी सर पूछेंगे और ऑल्सो आपको थियरी एग्जाम में भी लिखना होता है। फर्स्ट स्मोकिंग, जैसे कि कोई होता है पेशेंट, वो परसिस्टेंट या लॉन्ग ड्यूरेशन से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्मोकर कफ प्रोड्यूस होगा। तो उसका जो कफ है वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो स्मोकिंग होता है वो स्टॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप स्मोकिंग वो क्या हुआ, मेंटेनिंग कॉज। सेकंड इज द माल न्यूट्रिशन।
मतलब कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है वो दुबला पतला है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डाइट है वो इम्प्रॉपर है। तो जब तक वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तब तक उसका जो माल न्यूट्रिशन होता है वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर डाइट क्या हुआ? यहाँ पे इम्प्रॉपर डाइट मेंटेनिंग कॉज हुआ। थर्ड इज अ डेफिशिएंसी या ऑब्स्टिनेस। अब जैसे पेशेंट होता है उसमें उसकी बॉडी को एसेंशियल नीड है विटामिन की, पर वो भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं ले रहा है, तो इससे उसको क्या होगा? डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ द एसेंशियल नीड, ये क्या हुआ? मेंटेनिंग कॉज। फोर्थ इज अल्कोहल या बैड हैबिट। अब क्या हुआ? जैसे कि कोई पर्सन या कोई पेशेंट है उसको लीवर सिरोसिस है, तो जब तक वो अल्कोहल स्टॉप नहीं करेगा तब तक उसका जो लीवर सिरोसिस है वो ठीक नहीं होगा। फिर आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, जब तक आप मेंटेनिंग कॉज दूर नहीं करोगे तब तक उसका डिजीज़ क्योर नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल क्या हुआ? मेंटेनिंग कॉज। 5 इज़ अ अनहेल्थी इन्वायरमेंट। जैसे कि आप कोई मार्शी एरिया में या पुअर सैनिटेशन एरिया में रह रहे हो तब आपको टाइफाइड या मलेरिया होगा, पर जब आप अच्छे एरिया में या फ्रेश एरिया में रहते हो तो वो डिजीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मार्शी एरिया क्या हुआ? मेंटेनिंग कॉज। लैक ऑफ द एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इससे आपको ओबेसिटी होगी, पर जब आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी ओबेसिटी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो मेंटेनिंग कॉज भी हुआ और उसको एक्साइटिंग कॉज भी हुआ। ओवरवर्क या मेंटल स्ट्रेस भी यहाँ पे मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज होता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जैसे कि बाइसिनोसिस या सिलिकोसिस, तो ये जो सारे डिजीज़ है वो भी ऑल्सो कॉजा ओकेशनलिसिस में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब तक आप जो डिजीज़ होता है उसको क्योर करना है तो फर्स्ट आपको जो उसके जो सारे कॉज है उसको रिमूव करना है। जब तक आप वो रिमूव नहीं करोगे कॉज तब तक आपका क्योर होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्योर का क्या है? जो कॉज है उसको रिमूव करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्योर का। अब समझ लो कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि ऐसा कोई डिजीज़ है जिसमें आपको कॉज ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? अब आपको अगर पेशेंट को क्योर करना है उसका डिजीज़, तो अब आपको टोटालिटी बनानी होती है सिम्टम्स की। मतलब कि जब आपको कॉजा ओकेशनलिस डिजीज़ का कॉज ना मिले तो फिर आपको बनानी होती है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। अब ये टोटालिटी ऑफ द सिम्टम क्या होता है? कंप्लीट कलेक्शन करेंगे हम फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम और जनरल सिम्टम। ये सारे सिम्टम के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे। रिप्रेजेंट द होल पेशेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने होल पेशेंट मतलब कि उसके सारे सिम्टम फिजिकल, मेंटल और जनरल सिम्टम्स को कंबाइन करके हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं। मतलब कि बॉडी के सिम्टम, जो फिजिकल सिम्टम, वाइटल फोर्स जैसे कि मेंटल सिम्टम, वो सारे। तो इससे हमें क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी होती है वो इजीली आपको मिल जाएगी। तो ऐसा करना होता है कि जब आपको कोई कॉज ऑफ द डिजीज़ ना मिले तो आपको टोटालिटी ऑफ द सिम्टम बनाने हैं और इससे आपको परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी जो होती है वो मिल जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है। सो फाइनल समरी क्या हुई कॉजा ओकेशनलिस की कि जब तक आप जो डिजीज़ का कॉज है उसको नहीं हटाओगे तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाएगा। जब तक आपने कॉज हटाया तो पेशेंट का जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कॉज ही नहीं मिल रहा है डिजीज़ का, तो फिर आपको क्या करना है? टोटालिटी ऑफ द सिम्टम बनाना है और इससे पेशेंट को ट्रीट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।